अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि पता है कि इस चैनल पर हम मीडिया से रिलेटेड बेशुमार वीडियोस जो हैं आपके सामने लेकर आ चुके हैं, लेकर आते रहते हैं। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मीडिया में अगर आप आना चाहते हैं तो कौन-कौन से फ़ील्ड्स हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग के अलावा भी जिनको आप जॉइन करके आप बड़ा अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी राइटिंग के हवाले से कि बेशुमार लोग जो राइटर बनना चाहते हैं, ड्रामा फ़िल्म राइटर बनना चाहते हैं, वो किस तरह से इस फ़ील्ड में आ सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो वो लिख कैसे सकते हैं और लिखे हुए को अपने को सेल आउट कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत अप्रिशिएट किया इस वीडियो को और उसके बाद बेशुमार कमेंट्स से कुछ और बुनियादी सवाल थे जो आप पूछना चाहते थे। वही बुनियादी सवाल लेकर आज दोबारा हम आपके सामने हाज़िर हैं और आज हमारे साथ लाइन पर हैं साइमा अकरम चौधरी। बहुत अच्छी राइटर हैं, पाकिस्तान की बेशुमार जो अच्छी सीरीज़ और सीरियल हैं, ड्रामा, वो ये दे चुकी हैं। और इनको भी आज बात करने का इनसे मकसद यही है कि ये भी एक स्ट्रगलर हैं, एक स्ट्रगल से आज एक मुकाम तक पहुंची हैं। इनके बेइंतहा मशहूर ड्रामे जो हैं वो स्क्रीन्स पर आ चुके हैं और आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देख चुके हैं। मोहब्बत अब नहीं होगी से इन्होंने स्टार्ट लिया था, उसके बाद आधी गवाही, अनाया तुम्हारी हुई और बेशुमार ड्रामे इन्होंने दिए। और इनका जो माइंड ब्लोइंग और सुपर डुपर हिट जो ड्रामा था जिसको आपने बेइंतहा पसंद किया, रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़े इस ड्रामे ने, वो था सुनो चंदा। रमज़ानुल मुबारक में ये आया करता था। सीज़न 1 और सीज़न 2 बहुत मकबूल हुआ। बहुत बेशुमार अवार्ड्स इस ड्रामे ने हासिल किए, साइमा अकरम चौधरी ने हासिल किए। तो आज हम साइमा से ही बात करेंगे इस हवाले से। दो वजूहात थी, एक तो ये आपके वो जो सवाल हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में कैसे आए और कैसे आकर अपना एक नाम पैदा करें, उसका सही जवाब ये दे सकती हैं। और दूसरा, आप अपने स्क्रिप्ट को कैसे टीवी चैनल्स तक, प्रोडक्शन हाउसेस तक लेके जा सकते हैं। साइमा अकरम चौधरी हमारे साथ हैं और सुनो चंदा से इन्होंने शोहरत की नई बुलंदियों को छुआ और राइटर्स जिस मुकाम की तलाश में रहते हैं, कम से कम मैं समझता हूं कि कुछ कुछ हद तक ये उस मुकाम तक पहुंची हैं। इसके अलावा भी इनके क्रेडिट पर बेशुमार ड्रामे हैं। तो आइए बात करते हैं साइमा अकरम चौधरी साहिबा से। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आप कैसे हैं? आपके लिसनर्स जो हैं वो कैसे हैं सब लोग? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। अच्छा साइमा जी, बात यह है कि हमने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो की थी और एक हमारे पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा राइटर हैं, उनसे हमने बात की थी, जिनका फेमस ड्रामा नागिन जो है जियो पे ऑन एयर रहा है। लेकिन बहुत सारी हम्म। तशनगियां, बहुत सारे सवालों के जवाब जो थे वो हमारे ऑडियंस, हमारे सुनने वाले अभी भी जानना चाहते हैं। और आपको ये खुशी होगी कि आज की हमारी ये जो वीडियो है, इसके ज्यादातर जो देखने वाले हैं वो राइटर्स हैं जो या तो लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं और ड्रामा के फील्ड में आना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप उनको बेहतरीन तरीके तो से ये आप जरूर जवाब दे पूछें। सकेंगे। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जरूर आप जरूर अपना पूछे सफर। सवाल वन बाय वन। जी जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका अपना सफर कैसे शुरू हुआ, इस फील्ड में कैसे आए। आप तो एक डाइजेस्ट राइटर थे, आप तो बच्चों के लिए लिखा करते थे। जोहेब, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आऊंगी। क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर आई हूँ। मेरी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो मेरी क्लास फोर्थ से स्टार्ट हो गई थी, जब मैंने बच्चों के लिए अखबारात, न्यूज़पेपर्स में फूल और कलियां हम्म और जंग, उनमें लिखना शुरू किया था, बहुत छोटी छोटी तहरीरों के साथ। वहां से फिर थोड़ा हम्म सा आगे एक स्टेप गई तो फिर मैंने तालीम और तरबियत, आंख मचोली, महानामा फूल, इनमें मैगजीन्स में आई। वहां से थोड़ा सा मेरा एक बड़ा जब मैंने कॉलेज में गई हूँ तो उसके बाद मैंने खाना निगारी की तरफ ध्यान देना शुरू किया। फिर मैं नॉवल हम्म राइटिंग की तरफ आ गई। फिर मैं डाइजेस्ट में मैंने पहले तबसरा निगारी स्टार्ट की। फिर मैंने उसके बाद नॉवेल्स लिखने शुरू किए। तो नॉवेल्स लिखने के बाद जब मैं अपना मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के बाद जब मैं आई हूँ, फील्ड में आई हूँ, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जिस दौर में मैं नॉवल राइटिंग किया करती थी तो उस दौर में मेरी कुछ कोलीग्स थी जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ निकल गई थी। तो फिर हम्म मुझे ध्यान आया कि मुझे भी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। तो मेरी सारी जो है स्टेजेस, मेरी कोई 15-20 साल के पीछे एक स्ट्रगल है और मैं स्टेप बाय स्टेप आई हूँ। मैं एकदम से स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं आई। हम्म। ठीक है। अच्छा, जो एक मुश्किल आती है कि स्क्रिप्ट राइटर के लिए, क्योंकि हम ये अक्सर जानते हैं कि बहुत सारे लिखने वाले शौक रखते हैं कि वो ड्रामा और फिल्म के लिए भी लिखें। तो जो आपने जब शुरुआत की,
तो वो जो शुरू का जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उसको जरा सा डिफाइन करें, बताएं नाजरीन को कि वो कैसे मतलब जो पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले के जो स्ट्रगल होती है वो किस तरह से अबूर की जाती है। एक्चुअली सोएब, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में आने के लिए कोई प्रॉपर जो है, कोई ना तो कोई कोर्स है ना कोई इंस्टीट्यूट है हम्म। जहाँ पे लोग जाएं वहां से सीखें। जब हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग का सोचते हैं तो हमारे सामने एक अंधेरा सा होता है। इवन देन कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने किससे कांटेक्ट करना है, हमने किसके पास अपना वन लाइनर भिजवाना है। और मेरी यह खुशकिस्मती थी कि मुझसे पहले मेरी कुछ एक दो कोलीग्स थी, उनके ड्रामास जो थे वो आ चुके थे, तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने गाइड किया मुझे। लेकिन हम्म। अब जब मैंने हम टीवी के लिए पहला ड्रामा लिखा तो मुझे मुमना दुरेद प्रोडक्शन में मेरा वो पहला सीरियल था। तो मुझे वहां आके पता चला कि मोमल प्रोडक्शन और एमडी प्रोडक्शन दो डिफरेंट जो हैं प्रोडक्शन हाउसेस हैं। मैं उनको एक ही हम्म। समझती थी। मुझे पहले समझ ही हम्म। नहीं आती थी कि ARY का प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, जियो का प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, मुझे किसके साथ राब्ता करना है, मुझे किस तरह से वन लाइनर लिखना है। ये सारी चीजें मुझे इनका बिल्कुल जीरो जो था इंफॉर्मेशन थी, कुछ मुझे आइडिया नहीं था। बस मेरे पास एक थोड़ा सा छोटा सा एक रेफरेंस ये था कि जिन दिनों में खवातीन डाइजेस्ट में और शो में लिखा करती थी, तो उस दौर में सायरा गुलाम नबी वहाँ की में काम करती थी, उसी इदारे से वाबस्ता थी। तो मुझे किसी ने बताया कि आप उनके साथ राब्ता करें, उन्होंने अभी MD प्रोडक्शन ज्वाइन किया है, तो हो सकता है कि आपकी कुछ आपको कोई हेल्प मिले। तो मैंने उनसे को एक मैसेज किया जिसका रिप्लाई जो है बस एक ईमेल में आ गया कि आप यहाँ पे वन लाइनर्स अपने भेज दें। मैंने वो वन लाइनर भेजी तो उसके बाद 6 मंथ तक कोई रिप्लाई नहीं आया। वो हम्म। एक खामोशी सी छा गई थी। उसके बाद फिर मैंने मायूस होके, मुझे किसी ने जियो के बारे में बताया कि वहां पे उन दिनों हुआ करती थी राबिया रज़ाक थी, उजाला नकवी थी, कि आप उनसे राब्ता करें, उनको भेजें। तो मैंने उधर भी अपने वन लाइनर्स भेजे, वही सेम वन लाइनर्स जो मैंने MD प्रोडक्शन को दिए थे, सायरा गुलाम नबी को दिए थे, वही सेम मैंने जियो को भिजवा दिए। और वहां से भी हम्म। कोई जवाब नहीं आया, तो मैं खामोशी से जो है वो ठंडे होके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि स्क्रिप्ट राइटिंग में एक नए आने वाले राइटर को इतनी आसानी के साथ जगह नहीं मिलती। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हम्म। ये है कि जो राइटर्स पहला ड्रामा लिख लेते हैं, उनको थोड़ी सी उसके बारे में इल्म हो जाता है, तो उनको इतना सिखाना नहीं पड़ता। तो हम्म। आजकल के दौर में कोई भी इतनी मेहनत करने के लिए राजी नहीं होता, तो वो फिर वन बाय वन वही लोग जो होते हैं उनके ही वही आगे आ रहे होते हैं, उन्हीं की चीजें आगे आ रही होती हैं। तो नए लोगों को इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हमने अपना वन लाइनर जो है वो कहाँ पे भेजना है, और उसका किस तरह हम्म। से रिस्पॉन्स आएगा जब। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वन लाइनर लिखना किस तरह से है, उनको ये भी नहीं पता। तो ये बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल। जो थी मेरे साथ भी थी। और मुझे आपको मजे की बात बताऊं कि मुझे एक बहुत सीनियर राइटर थी, जिनका एक ड्रामा जो कि लिख रही थी उन दिनों किसी चैनल के लिए। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि आप वन लाइनर कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक लाइन में अपनी सारी कहानी को बयान कर देते हैं। तो मैं पूरी रात हम्म। सोचती रही कि मैंने उस एक लाइन में कहानी को कैसे लिखना है। एक एक लाइन में आप क्या बता सकते हैं किसी को कि मेरी कहानी, मेरी जो स्टोरी है उसका मेन आइडिया क्या है। तो हम्म। फिर भी मैंने कोशिश की, 2-3 लाइनों में एक मेरा एक नॉवेल था नारसाई, उसका जो मेन थीम था वो मैंने लिख लिया। उन्हीं दिनों फिर मुझसे राब्ता किया जियो में, नहीं सॉरी, सेवन स्काई प्रोडक्शन में आमरा हुआ करती थी, आमरा शाहिद, वो इस्लामाबाद आ रही थी। तो हम्म। उनको कोई थोड़ी बहुत सुनबुन से मिली, और कुछ मैंने उनसे पहले राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ, तो आप अपने वन लाइनर्स लेके वहां पे आ जाएं मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया जहां उनका स्टे होगा। तो जब मैं उनके पास गई अपने वन लाइनर्स लेके, तो वो जो 2-3 पेजेस मैंने उनकी तरफ बढ़ाए, तो वो वन लाइनर्स 2-2 3-3 लाइंस के थे, वो उन्होंने देखे हैं, और वो स्माइल दी, और मुझे कहा हम्म। बेटा आप यूं करो अभी। उन्होंने थोड़ी मुझे ये टिप दी कि आपने वन लाइनर जो का मतलब ये होता है कि हम टीवी चैनल को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टोरी है और उसके ऊपर ड्रामा बन सकता है। तो आपने दूसरों को अपनी जो ये चीज है इसको सेल करना है। जब हम उसको सेल करने के लिए जाते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट को, तो हमें उसकी सारी चीजें, उसके सारे फीचर्स जो होते हैं बताने हम्म। होते हैं। तो मैंने बड़ी हैरानी से उनसे सवाल किया कि अगर वन लाइनर में एक लाइन का नहीं होता तो वो तो फिर साथ काफी पेजेस उसमें लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला हम्म। नहीं है, जितने पेजेस लगते हैं लगने दें,
लेकिन आप प्रॉपर वे में अपना जो एक आइडिया है इसको लिख के लाएं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो हम्म। है वो इस पे काम करना है या नहीं। तो वहां से मुझे पहली दफा जो है वो एक गाइडलाइन जो थी वो मिली थी आमरा से। जबरदस्त। अच्छा साइमा अकरम चौधरी साहब, होता ये है कि हमें बेशुमार, हमें भी स्क्रिप्ट राइटर्स कांटेक्ट कर रहे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लिखना चाह रहे होते हैं, और वो अभी 2-4 दिन पहले भी मुझे एक शख्स ने कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कुछ लिख सकूं, मैं वन लाइनर भेजता हूं, उसको खरीद लें। तो मैंने कहा भाई, वन लाइनर एक आइडिया होगा, उस आइडिया को वही बेहतर लिख सकता है जिसका वो वन लाइनर हो। तो मैं इस क्वेश्चन को, अभी मैं सुनो चंदा की तरफ भी देखिए आऊंगा। वन जी जी। हम्म, मैं सुनो चंदा की तरफ भी आऊंगा, मैं मैं ये अभी बताना इस चाह रही थी सवाल को। जी जी। जी जी। मैं ये बताना चाह रही थी कि वन लाइनर उस वक्त में खरीदा जाता है जब आपका आइडिया जो है चैनल को या किसी प्रोडक्शन हाउस को पसंद आ जाता है। हम्म। अदरवाइज इस तरह से नहीं लिया जाता कि आप उनके पास हजारों जो है लाइंस आती हैं। मैं जाती हूँ ऑफिस में जाती हूँ, वहाँ पे ढेर लगा हुआ होता है, बहुत अरसे बाद जो है वो किसी की कोई चीज उनके हाथ लगती है जिसको वो पढ़ते हैं, लेकिन वो राब्ता जरूर करते हैं। जिस तरह से मैंने एमडी प्रोडक्शन में सायरा गुलाम नबी को जब अपने 2 आइडियाज दिए, वो उन्होंने मेरा ख्याल है 6-7 महीने के बाद उनकी जब टेबल पे सामने आए, वो उन्होंने पढ़े, उसको पढ़ने के फौरन बाद उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि मैं इन हम्म। दोनों के ऊपर काम करना चाहती हूँ। तो जो हम्म। चीज आपकी अच्छी होगी तो वो चाहे उस पे कोई नया नाम हो चाहे पुराना नाम हो, वो लोग आपसे राब्ता जरूर करते हैं, वो आपसे बात जरूर करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही हम अपने देखने वालों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके लिखे में दम है, तो आप एक वैल्यूड पर्सन हैं, आपकी वैल्यू जो है वो पहचानी जाएगी। थोड़ा अरसा लग सकता है। साइमा अकरम चौधरी साहिबा जिस तरह से हमारे साथ हैं, एक स्ट्रगल का फेज गुजार कर फिर जाके कभी वो मौका मिलता है कि जब आप के लिखे हुए को फिर आपके पीछे लोग भाग रहे होते हैं। फिर राइटर की तलाश इस बिल्कुल तरह से ऐसे हो ही रही है। होती है कि एक राइटर एक एक वक्त में 4-4 5-5 एपिसोड्स पे काम कर रहा होता है, ड्रामा सीरीज पे काम कर रहा होता है, और नए प्रोडक्शन हाउसेज उनके पीछे पड़े होते हैं कि हमें भी लिख कर दें, हमें भी लिख कर दें। अब आते हैं आपके जो माइंड ब्लोइंग जो आइडिया था सुनो चंदा, जिसके ऊपर आपने काम किया, सीजन 1 कामयाब हुआ, सीजन 2 कामयाब हुआ, और इतने सारे अवार्ड्स ड्रामे ने और आपने अपने नाम किए। इसकी कहानी जरा बताएं हमारे देखने वाले को, क्योंकि सुनो चंदा जैसा जोहेब एकदम से किस तरह से ये सब हो गया। जोहेब मैं आपको जो असल बात बताऊं तो मैं सुनो चंदा लिखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उससे हम्म। पहले मैं डाइजेस्ट में जब लिख रही थी तो मैं लाइट कॉमेडी जो है नॉवेल्स लिखा करती थी, जो कि हल्का हल्का फुल्का सा उसमें मिर्चा होता था। तो मुझे यूं लगता था कि जो लोग लाइट कॉमेडी लिखते हैं उनको लोग सीरियस नहीं लेते। हमारे यहाँ हमेशा जो है हम्म। पजीराई जो होती है वो एक सीरियस चीज की होती है। तो जब मैंने हम्म। स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ कदम रखा तो मेरी सारी जो चीजें जो थी इशू बेस्ड थी। जो मेरी सुनो चंदा से पहले मैं जो अपने 4-5 सीरियस लिख चुकी थी सारे सीरियस ही थे, उनमें कोई भी लाइट नहीं था। लेकिन चूंकि सायरा गुलाम नबी जो थी वो जानती थी कि मैं डाइजेस्ट के दौर में इस टाइप की चीजें लिखती रही हूँ, तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए राजी किया कि मुझे इस टाइप की कोई एक चीज लिखनी चाहिए रमजान के लिए, हम्म। जो कि एक फैमिली ड्रामा हो, जो जिसमें जो कि जिस तरह से हमारे पीटीवी के दौर में सीरियल्स चला करते थे कि घर का हर फर्द जो है वो बैठ के उसको आराम से बैठ के देख सकता। तो एक वो एक करेक्टर उन्होंने जिसमें मुझे, डिफाइन हुआ हो। हाँ बिल्कुल इस तरह से हम्म। था। तो उन्होंने मुझसे ये डिस्कस किया तो मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं आपके लिए कोई चीज करती हूँ। हम्म। फिर मैंने कुछ लाइट मूड की चीजें देखी, कुछ थोड़ा सा जहन बनाया, क्योंकि उन दिनों मैं बड़ी सीरियस चीजें कर रही थी। जैसे मेरा उन दिनों ड्रामा एक था, आदि गवाही मैंने लिखा था, फिर उसके बाद कैसी औरत हूँ हम्म। मैं वो लिख रही थी, तो वो बहुत सीरियस चीजें थी। तो जब लाइट हम्म। कॉमेडी लिखने का टाइम आया है तो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई, और मैं एक बहुत अपनी लाइफ के एक उस दौर से गुजर रही थी कि जहाँ पे मेरे लिए ऐसी चीज लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो उस हम्म। दौर में जब सायरा ने बल्कि थोड़ा आपके सा मेरा आपके जिद बचाने ससुर के की लिए भी मुझे इस डेथ साइड पे मेरे ख्याल लगाया, में क्योंकि इसी दौरान हो गई थी। आपके ससुर की भी नहीं डेथ नहीं, मेरे ख्याल वो में। उनकी डेथ जो थी नहीं जोहेब, उनकी डेथ जो है वो सीजन 2 के दौरान में हुई थी, उनकी सीजन ओके। वन में नहीं अच्छा। हुई। सीजन 1 से पहले मेरे हम्म। फादर की डेथ हुई थी, जिनके साथ मैं हम्म। बहुत ज्यादा अटैच थी, जिन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के लिखना सिखाया था, जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं लिखूं। हम्म। तो सुनो चंदा का जब इन्होंने मेरे साथ ये आइडिया जो था, ये चीज मेरे साथ जब इन्होंने डिस्कस की कि उन्हें एक लाइट चीज चाहिए, तो ये मेरा पहला ड्रामा था जिसकी कहानी कोई नहीं थी। मैंने पहले इसके कैरेक्टर्स बनाए थे, मैंने एक घर जो था वो क्रिएट किया,
जैसे मैं बचपन में जब लिखने के लिए सोचा करती थी, तो मैं दीवार के ऊपर पेंसिल के साथ एक घर बना लिया करती थी और सोचती थी कि इस घर में सबसे बड़े इनके फादर होंगे, ये इनके दादा अब्बा होंगे, इनकी मदर होंगी। हम्म। इसी तरीके से सुनो चंदा को मैंने डिजाइन किया कि एक दीवान होंगी जो कि घर की एक सरबराह होंगी, जिनकी सारे रिस्पेक्ट करते होंगे, जो कि अपने घर के सारे बच्चों को जोड़ के रखना चाहती होंगी। तो इनके करेक्टर्स मैंने अलग अलग से करके पहले बनाए। बनाने के हम्म। बाद फिर मैंने कहानी जो थी वो सोची कि इस घर के अंदर रहते हुए कौन सी कहानी बन सकती है और कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं लेकिन को चल सकती हूँ। तो कहानी इसकी जो बनी थी वो ये थी कि पहले जिया जो है उसकी शादी जो है वो शहरी के साथ हो रही है, और शहरी जो है जो बाहर से आ रहा है उसको उसकी कोई कजन है वो पसंद आ जाती है। कुछ इस टाइप की हमारी ये कहानी पहले बनी थी, जो हमारा फर्स्ट आइडिया था, जो हमारा फर्स्ट ड्रॉप था। तो ये जब गया हम टीवी में गया एमडी प्रोडक्शन से, ये हम टीवी में गया अप्रूवल के लिए। वहां पे जो उनके कंटेंट हेड थे शहजाद जावेद, उन्होंने इसको पढ़ा, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप राइटर को इस्लामाबाद से बुला लें, कराची में, क्योंकि उन दिनों में इस्लामाबाद में होती थी। इन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। तो उस मीटिंग में शहजाद ने जो है मेरे साथ डिस्कस करते हुए इस कहानी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने इसका थोड़ी सी अच्छा। जो लाइन थी, मेन लाइन, उसको चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि देखें, जो हम्म। आप शहरी जो बाहर से आ रहा है आप उसको मत रखें, जो घर में एक लड़का है हम उसी को ही अपना हीरो। तो बस जब वो एक लाइन उन्होंने मुझे दी तो मैंने कहा बस ठीक है, मुझे समझ आ गई है। फिर उस लाइन को लेके मैं चली कि दो ऐसे कजन्स जो कि आपस में हम्म। ज़ाहिर है हमारे घरों में ऐसा होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम से हम एक साथ रह रहे होते हैं, तो वो एक बिल्कुल हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते अपने चचाजाद या तायाजाद भाइयों को। वो एक होता ही नहीं है उनके साथ कि कभी बाज़ औक़ात हम सोचते भी नहीं है ये हमारे लाइफ पार्टनर्स बन जाएंगे। तो वो एक ऐसा ही दोनों कैरेक्टर्स थे, टॉम एंड जेरी की तरह, जो कि हमेशा लड़ते थे। लेकिन फिर मुझे ज़हन में आया कि वो लोग जो कि आपस में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन एक पॉइंट पे हम्म। आके वो उनको लगा कि वो अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उनको ये एहसास हो गया कि दोनों जो हैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो जो लड़ाइयाँ जो थी उनके पीछे भी कोई ना कोई मोहब्बत थी, कोई चीज़ थी। जब उन्होंने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया तो वो उन चीज़ों को मिस करते थे। तो ये आइडिया हम्म। था उसके बीच में। तो लेकिन अब सुनो चंदा की मैं आपको मजे की बात ये बता दूं कि सुनो चंदा मेरा एक वाहिद ऐसा सीरियल था जो कि मैं लिखती थी और अगले दिन वो शूट पे जाता था। ये ऐसा बहुत क्योंकि कम इसी होता है, ऐसा बल्कि ना होने के बराबर ऐसा होता है। जी ऐसा ही था, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने ये दरमियान में आके लिखने से इनकार कर दिया था इसकी 4-5 एपिसोड्स के बाद, क्योंकि मेरे हम्म। ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका था। मैं घर में बड़ी थी, मेरे भाई की शादी थी, और मुझे बार बार फोन आ रहे थे चैनल से, प्रोडक्शन हाउस से, कि रमजान आ रहा है। मार्च का महीना हम्म। था, 23 मार्च को मेरे भाई की शादी थी। तो मैंने इनको इनकार कर दिया कि आप यही आइडिया मेरा ले लें, मुझसे स्टोरी जो है ये खरीद लें, आप किसी और से लिखवा लें। तो वो लोग थोड़ा हम्म। सा अपसेट हुए। कुछ सायरा भी जो थी वो बेचारी मुझे बार बार कॉल्स करती रही कि नहीं, तुमने 3-4 एपिसोड बहुत अच्छे लिखे हैं, तुम इसको कर लो। फिर शहजाद जावेद जो थे उन्होंने मुझे फाइनली कॉल की और मुझे कहा कि आप कुछ दिन के लिए कराची आ जाएं और यहाँ ऑफिस में बैठ हम्म। के ये लिखें, तो एक आपको माहौल मिलेगा, हम डेली इसको डिस्कस करेंगे, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, तो कहानी जो है वो रुकेगी नहीं। तो बस फिर जब मैं आ गई हूँ, रमजान शुरू हो चुका था। ये मेरा ख्याल है 8 या 10 एपिसोड्स के बाद जो है वो शूट पे चला गया था। और फिर एक दो दफा मैं गई हूँ वहां पे, लोकेशन देखा ही थी। सबसे ज्यादा जो मेरे साथ कोऑपरेट किया वो एहसन तालिश ने किया। एहसन तालिश मुझे उस घर की वीडियोस बना बना के भेजते थे कि ताकि मैं जब सीन एहसन लिखूं तो मेरे जेहन में एहसन बहुत अच्छे इंसान है, वो वैसे भी कोऑपरेटिव है, सबके साथ कोऑपरेटिव वो है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। वो हम्म। उन्होंने सुनो चंदा जो मेरे जहन में था वो उन्होंने उठा के स्क्रीन के ऊपर ला के मुझे दिखा दिया। एक मेरी इमेजिनेशन हम्म। थी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मुझे सुनो चंदा स्क्रीन पे नजर आया है। हालांकि अमूमन ऐसा नहीं होता कि हम जो स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं जब वो प्रोडक्शन के बाद सामने आता है तो बाज़ औक़ात हमें मायूसी भी हो रही होती है, हम सोचते हैं कि यार ये चीज मैंने इस तरह से नहीं लिखी थी। लेकिन हम्म। एहसन तालिश ऐसे इंसान है जो कि शूट से मुझे कॉल करके पूछा करते थे कि आपा ये जो पंजाबी के लफ्ज हैं इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, आप मुझे बताएं। नादिया हम्म। अफगन जो थी वो बहुत इंटरेस्ट लेती थी अपने करेक्टर में, वो मुझे बार बार कॉल करती थी, वो हम्म। मुझसे पूछती थी नादिया अफगान क्योंकि को मैं बहुत ज्यादा करेक्टर सूट भी किया, वो तो ऐसी पंजाबी बोलने की बड़ी शौक 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 रखती हैं बहुत ज्यादा, जिस तरह का करेक्टर उनको वो मिला था। उसके थी। देखिए जब आप एक एक्टर जो होता है कि डाल को अपने ऊपर हावी कर लेता है, तो तब वो हम्म। चीज जो है वो नजर आती है स्क्रीन के ऊपर बड़े खूबसूरत वे में। तो वो हम्म। उन्होंने वो शहाना बन गई थी। हालांकि उनका जो है मैं उनसे मिली हुई हूँ,
उनका आम जिंदगी में ये वे ऑफ टॉक नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, बड़े अच्छे सुलझे हुए अंदाज में बात करती हैं। लेकिन जब वो कैमरे हम्म के सामने आती थी तो वो लगता ही नहीं था कि वो लगता था बस ये चाहना ही है। तो बहुत हम्म। खूबसूरत उन्होंने वो किया है। तो मेरा दिल खुश होता था जब मैं उनको देखती थी, और वो वाहिद एक्ट्रेस थी कि जिनके सीन्स लिखते हुए मुझे मजा आता था सुनो चंदा में। नहीं बिल्कुल, इसमें तो क्रेडिट एहसन को भी जाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे करेक्टर, जैसे बच्चों से काम लेना बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने उसमें डीजे से जो किरदार जिस तरह से अदा करवाया, और हर करेक्टर ने हाल मतलब नादिया ने भी अपने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भी ये सीरीज नहीं करना चाह रही थी वो, लेकिन उन्होंने एहसन की वजह से इसको साइन किया। तो एक केमिस्ट्री तभी बनती है, जब एक शाकार तभी तख्लीक होता है जब सबकी मेहनत हो, और राइटर तो जाहिर असल है कि में, बैकबोन होता है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एहसन तालिश जो है उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपने कैरेक्टर्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। डीजे के जो है उसके लिए ऑडिशन देने के लिए उसका बड़ा भाई आदि खान आया था। हम्म तो डीजे तो वैसे ही अपनी मदर के साथ आ गया था, आदि के साथ ऑडिशन देने के लिए। तो जब एहसन भाई ने डीजे को देखा, समी को देखा, तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, ये जो मेरा कैरेक्टर है ये आदि नहीं, ये समी करेगा। तो उन्होंने हम्म उसके अकॉर्डिंगली सबको लिया। तो इसीलिए वो आपको स्क्रीन के ऊपर चीजें जो है वो अच्छी नजर आई। हालांकि मैं आपको बताऊं हम्म पर्सनली, मैं फरहान से के लिए हक में नहीं थी। जब फरहान की को ऐसे अरसल के करेक्टर के लिए लिया तो मैंने थोड़ा सा एहतजाज भी किया। तो मुझे एहसन भाई ने ये कहा कि आप जो है ना मेरे ऊपर छोड़ दें, उसके बाद आपको ना मायूसी नहीं होगी। तो जब मुझे हम्म पहली वीडियो उनकी आई फरहान की, जो उनका शूट स्टार्ट हुआ, तो उसको देखने के बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा डायरेक्टर जो है वो दीवार से भी काम करवा सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम हम्म करवाया है, और फरहान ने भी बहुत मेहनत की उस कैरेक्टर के लिए ना। हम्म। उससे पहले बिल्कुल। फरहान को कोई सीरियस ले नहीं रहा था, लेकिन वो असल में इसी तरीके से लग रहा था कि जैसे ये लिखा ही इनके लिए गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा साइमा अकरम चौधरी साहबा, ये बताइए कि आज से 5-10 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो राइटर्स की वैल्यू नहीं होती थी। ऐसा दौर भी हमारे यहाँ पर देखा गया कि राइटर को जी जी। उसका नाम का क्रेडिट तक नहीं दिया जाता था। फिर ऐसा दौर भी यहाँ पर देखा कि जो बड़े राइटर्स थे पाकिस्तान के, उनका नाम नहीं मैं लेता, उन्होंने दूसरे जो नए लिखारी थे उनके जो लिखे हुए को अपने नाम से भी नशर करते रहे, करवाते रहे। अब दौर ऐसा आ गया एकदम से, पाकिस्तान में हिस्ट्री चेंज हो रही है। मेरे पास तुम हो को देख लें, सुनो चंदा को देख लें, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं। तो पाकिस्तान में अब दौर चेंज होता जा रहा है, अब हावी होता जा रहा है राइटर अपने ड्रामे के ऊपर। और ये इंडस्ट्री में एक, मैं समझता हूँ, नेक शगुन बन के सामने आ रहा है कि राइटर को अब एक पहचान मिली है। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते देखिए सोहेब, मुझे ये लगता है कि जो हर राइटर होता है उसकी एक अपनी एक उसकी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको दूसरों से डिफरेंट करती हैं। हैं? खलीलुर रहमान कमर का जब स्क्रीन के ऊपर जुमला आता है, स्क्रीन के ऊपर करेक्टर हम्म भी आप ना देखें, आप सिर्फ उसको सुन रहे होंगे तो हम पहचान जाएंगे कि ये खलील साहब ने लिखा है। इसी हम्म तरीके से फायजा इफ्तिखार हैं, अमना मुफ्ती हैं, आलिया बुखारी हैं, उस सबका एक हम्म मखसूस स्टाइल है। आप हम्म जिस तरह से बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े राइटर्स थे कि उन्होंने दूसरों से लिखवाया, तो मैं आपको बताऊं कि अगर अव्वल तो मैं ऐसे राइटर्स को नहीं जानती। लेकिन हम्म अगर किसी ने ऐसा कुछ किया होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज कामयाब हुई होगी, क्योंकि हम्म। एक राइटर की सबसे बड़ी जो पहचान है वो उसका जुमला होता है। मैं अपने बारे बिल्कुल में ऐसे ही है। बताऊं, पर्सनली पर्सनली मैं बताऊं कि मुझे जिनके साथ मैंने काम किया है वो कंटेंट हेड्स मुझे बताते हैं कि हम 8-10 स्क्रिप्ट्स के अंदर से अगर तुम्हारा नाम नहीं होगा तो हम पहचान लेंगे हम्म कि ये जुमला तुम्हारा है। एक अच्छा कंटेंट हेड हमेशा पहचान लेता है कि ये ओरिजिनल राइटर ने लिखा है, ये उसका काम है। हम्म और एक ओरिजिनल राइटर एक साल में ज्यादा से ज्यादा 2 सीरियल्स कर सकता है। बहुत भी ज्यादा वो करेगा तो 3 कर लेगा, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। कम से कम मैं नहीं हम्म कर सकती। मुझे पता है कि मैं एक साल में 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप कर ही नहीं पाते। एक हम्म जो राइटर की आप हर वक्त जो है वो राइटिंग मूड में नहीं होते, आपके राइटर्स ब्लॉग चल रहे होते हैं, आप किस तरह से वो कर सकते हम्म हैं। और दूसरा, जो लोग दूसरों से लिखवाते हैं मुझे उसकी समझ नहीं आती। अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा राइटर इस तरह से करता होगा कि वो लिखवाता होगा, उसको अपने नाम की हम्म अपने कलम की जो है उस कलम का ख्याल होना चाहिए। और होता है लोगों को, वो किस तरह से कंप्रोमाइज कर सकते हैं अपने नाम के ऊपर, एक नए हम्म। बंदे के जुमले में, और एक बंदा जो कि अपना नाम बना चुका है जिसको काम आता है, उसमें हेल ऑफ डिफरेंस होता है। तो ये ऐसा मुझे नहीं लगा कि
कोई अच्छा राइटर लेकिन इस चीज पे लेकिन कॉम्प्रोमाइज करता होता है, होगा। ऐसा होता है, कॉलम्स अपने नाम पे करवा लिए जाते हैं, शायरी अपने नहीं नाम नहीं, पे, ओबियसली स्क्रिप्ट होता अपने होगा। नाम पे करवा लिए जाते हैं। जी जी, होता होगा, ये डेफिनेटली होता होगा, लेकिन मैं बताऊं कि इस तरह के काम की कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। आप उम्र नहीं होती, उससे बिल्कुल। पहचान नहीं, आपको उससे पहचान नहीं होती, आपकी नहीं हम्म मिलती हम्म उससे। हम्म बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बहुत ही बुनियादी किस्म का सवाल आपके लिए, तो बहुत बेसिक किस्म का सवाल होगा, लेकिन वो पूछना इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे देखने वाले वो हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म। हर राइटर का अपना एक तरीका होता है। पाकिस्तान में तो एक इस वक्त राइज हो चुका है तरीका स्क्रिप्ट लिखने का, कि सफे के किस तरफ आपने लिखना है, कैसे करेक्टर्स आपने बिल्डअप करने हैं, और वो सारी चीजें। हॉलीवुड में तरीका कुछ और है, इंडिया में कुछ और तरीका है। आपका तरीका क्या है? आप एक जब सीन वन फॉर एग्जांपल आप लिख रही हैं, तो आप कैसे डिफाइन करती हैं पेज के ऊपर? ये उनके लिए बड़ा अच्छा होगा जो लिखना चाहते हैं, ड्रामा लिखने की तरफ आना चाहते हैं। देखिए, जो ड्रामा है वो एकदम से आप सीन के ऊपर नहीं आते, उसका एक बिल्कुल एक हम्म प्रोसेस होता है। जैसे पहले वन लाइनर जो है, जो प्रोडक्शन हाउस हम्म में भेजा जाता है, वो उनको पसंद आ जाता है, उसके ऊपर एक जो है डिस्कशन होती है, और उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बात तय होती है कि हमने कहानी को कहाँ से स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कंटेंट हेड जो है वो, उसकी टीम और एक राइटर जो है ये सोचते हैं। लेकिन अब मेरा जो है एक स्टाइल है, मैंने वन लाइनर एक अपने स्टाइल में लिखना शुरू किया, जो आज मेरा ख्याल है कि हर नए राइटर के पास होगा। क्योंकि जो लोग मुझसे राब्ता हम्म करते हैं, मैं उनको अपने पूरे पूरे स्क्रिप्ट्स भी उठा के दे देती हूँ, और मैं अपने वन हम्म लाइनर्स भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा इन चीजों से सीख सकता है तो वो सीख ले, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई बिल्कुल। नहीं था सिवाय उन हम्म एक दो कंटेंट हेड्स के, जिन्होंने मेरे साथ खुद शफकत की और मुझे सिखाया। तो मैं, अब कोई मेरे पास आए तो मैं उसको मायूस नहीं करती। लेकिन मेरा ये स्टाइल है कि जब मैं किसी ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड लिखती हूँ, उसका जो फर्स्ट सीन लिखती हूँ, तो उसका जो मंजरनामा होता है, जो उसका स्क्रीन प्ले होता है, मैं उसके अंदर उस कहानी के जितने कैरेक्टर्स होते हैं, या कहानी के जितने लोग हैं, या कौन कौन उस घर में रह रहा है, वो मैं एक लास्ट में मेंशन करती हूँ। वो मैं इसलिए हम्म मेंशन करती हूँ कि हमारे यहाँ बाज औक़ात कुछ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ते पूरा, उनके एडीज पढ़ लेते हैं, वो नहीं पढ़ रहे होते। या हमारे यहाँ जो है, जब शूट चल रहा होता है, तो वो एक एक्टर के सारे सीन्स निकाल लिए जाते हैं। वो कभी सीन जो बिल्कुल ऐसे ही। एपिसोड नंबर 1 का हो सकता है, वो 14 का हो सकता है, तो पीछे क्या चल रहा था उनको नहीं पता होता। मैं मूड हम्म लाजमी लिखती हूँ, मैं उसी के ऊपर ये लाजमी लिखती हूँ कि अगर कोई बंदा जो है ये रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि पीछे उसके साथ हम्म ये वाला वाकया हुआ है। तो मेरा स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा डिटेल में होता है, स्पेशली जो है स्क्रीन प्ले में मैं लाजमी इन चीजों को मेंशन करती हूँ, ताकि अगर किसी एक्टर के पास एपिसोड 10 का भी सीन जाए तो वो उसको पढ़ ले, तो उसको अंदाजा हो जाए कि मैंने किस तरह के एक्सप्रेशन इसके ऊपर देने हैं। मुझे बिल्कुल। बास लोग कहते हैं कि आप ये बहुत मेहनत करती हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी स्क्रिप्ट्स देखे हैं कि जहाँ पे बस सिंपल दो कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिसबा है, आमना है, उनके डायलॉग्स लिखे हुए हैं, हम्म साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता कि वो क्या हम्म किस तरीके से उन्होंने इसको अदा करना है, जुमला कैसे बोलना है। मैं अपने हर डायलॉग के साथ उसका मूड लाजमी लिखती हूँ कि ये लाइट मूड में हम्म कह रहा है, ये गुस्से में कह रहा है, ये तंजिया लहजे में कह रहा है, ये अपने ये खड़े होकर गुस्से में ये कहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये स्क्रीन प्ले के अंदर जो है मैं मेंशन करती हूँ उन चीजों को। बिल्कुल ठीक। मैं अपने नाजरीन को भी बताता चलूं साइमा अकरम साहिबा की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि होता क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिनेरियो ये चल रहा है कि इस वक्त ड्रामे के ऊपर ड्रामा बन रहा है, और एक ही डायरेक्टर जो है वो जब काम को निपटा रहा होता है, तो हमारी इंडस्ट्री में उस डायरेक्टर को ज्यादा अच्छा समझा जा रहा होता है जो एक अ, जल्दी एक सीरीज को या एक सिटकॉम को एक ही दिन में शूट कर ले, एक एपिसोड को, या अगर कोई सीरियल है तो उसको 2-4 दिन में एक एपिसोड को निपटा ले। तो इस वजह से डायरेक्टर जब होते हैं वो राइटर के स्क्रिप्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो उनको वो सीन्स और वो चीजें इसलिए ऊपर चाहिए होती हैं कि एक ही लोकेशन के सीन वो अलग कर सकें, एक आर्टिस्ट के सीन अलग कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल एक करेक्टर के सीन किसी एक आर्टिस्ट को देने हैं, तो वो उनको पता हो कि वो दे सकें। तो ये प्रैक्टिस जहां पर बहुत डिटेल से काम होता है, जैसे हॉलीवुड में, वहां पे ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं की जाती। ना राइटर लिखते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टर भी समझदार हैं, वहां पे राइटर भी समझदार है, और वहां पे टाइम से तसल्ली से काम को किया जाता है, जल्दबाजी नहीं मचाई जाती। तो मुझे ये बताइए सैमा जी, कि यहाँ पे तो अब एक दौड़ लग चुकी है, वो डीओपी ज्यादा पसंद किया जाता है, वो डायरेक्टर जो जल्दी जल्दी काम निपटा सके। मैंने सुनो चंदा के सेट पे जाके देखा है, मैंने मैं जाती थी वहां पे, तो डायरेक्टर जो हम्म है वो एक महाज से नहीं, वो
कई महाजों पे लड़ रहा होता है उस वक्त, जो वहां पे सेट के ऊपर कुछ चीजें चल रही होती हैं जिनको वो बयान नहीं कर सकता। आपस के कुछ झगड़े होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं सामने, हर्डल्स जो कि डायरेक्टर बेचारा ही कर सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंटिन्यूटी के इतने मसाइल आ जाते हैं, किसी का ड्रेस गुम हो जाता है, एक सीन पीछे से वो आ चुका है कि वो कपड़े से निकल के आई है लेकिन सीढ़ियों वाला सीन नहीं हुआ, तो अब वो नहीं मिल रहा है, या उसने दुपट्टा अंदर कुछ और पहना हुआ था, अगला सीन अगले दिन शूट हुआ है तो वो नहीं मिल रहा। तो वो ये सारी चीजें जो होती हैं फिर ये डायरेक्टर बेचारे के ऊपर ही आती हैं। ये प्रोडक्शन के भंड जो होते हैं, हमारे एडिटर्स बहुत जल्दी पकड़, सॉरी वीवर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे यहाँ ही। पे आज के दौर में अच्छे चैनल्स के ऊपर वही डायरेक्टर, वही राइटर जो है वो सरवाइव कर सकता है, जो कोई अच्छा काम देगा, जिसका ड्रामा हम्म। जो है रेटिंग लेगा। अदरवाइज जो है उनकी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, उनकी जगह नहीं है। तो ये पहले दौर में अच्छा था कि जब ये रेटिंग्स नहीं होती थी तो एक्टर्स भी यही किया करते थे कि भाग दौड़ के कभी एक सेट से निकले दूसरे पे चले गए, डायरेक्टर्स ने भी दो दो तीन तीन काम पकड़े हुए थे। तो वैसा नहीं है, हर बंदा ही काम कर रहा होता है, और एक कामयाब जो प्रोजेक्ट होता है उसके पीछे एक पूरी एक टीम होती है, उसका टीम वर्क होता है जो कि नजर आ रहा होता है ना। तो हर एक को अब यहाँ पे अपनी सर्वाइवल की जंग जो है वो खुद लड़नी है, और वो अच्छा काम देगा तो वो यहाँ पे रुकेगा, अदरवाइज अब तो ईंट हम्म। उठाओ तो अंदर से डायरेक्टर और राइटर निकलता है। तो बहुत बिल्कुल हो गए ऐसे ही हैं है। लिखने के लिए भी और काम करने के लिए। यही वजह ना कि हमारी जो पुरानी फिल्में उठा के देखी जाएं तो अगर हम फिल्म की बात करें तो वो उनकी नाकामी की वजह यही है कि एक ही वक्त में डायरेक्टर जो था वो चार चार पांच पांच प्रोजेक्ट लेके चल रहा था। एक एक्टर जो फिल्म के सीन से निकलता था तो दूसरे सेट पे जाता था, दूसरे से तीसरे पर। तो जब तक आप दिलजमी के साथ और आप एक एफर्ट के साथ काम नहीं करेंगे तो जाहिर है कि कामयाबी नहीं मिल सकेगी। तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा हमारे यहाँ मसला ये है जोहेब, सॉरी आपकी हम्म। बात काट रही हूँ, कि हमारे यहाँ लोग प्रोफेशनल नहीं है। हमारे यहाँ जो है जो सॉरी टू से, शायद कुछ लोगों को ये बात मेरी बहुत बुरी लगेगी, हमारा जो एक्टर है वो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ खूबसूरत नजर आना चाहता है, हमारी जो एक्ट्रेस हैं ऐसे ही है। वो खूबसूरत बिल्कुल ऐसे ही। नजर आना चाहती हैं। वो बहुत गरीब घर में भी बैठी हुई होंगी, उनके बाल जो होंगे वो ब्लो ड्राई किए होंगे, उनका फुल हम्म। मेकअप किया होगा, उनको बस इस चीज की टेंशन होती है कि मैं स्क्रीन के ऊपर कैसी लग रही हूँ, उनको इस चीज बिल्कुल नहीं होती कि वो उस करेक्टर के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। तो जब इस तरह के लोग जो हैं आएंगे इंडस्ट्री में, तो जाहिर है फिर उसका क्या हाल होगा। आपने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को देख लिया है कि वो किस तरह से काम करते हैं। मुझे जिन दिनों में सुनो चंदा कर रही थी तो इंडिया से एक ऑफर आई थी, एक चैनल से उनकी टीम ने मुझसे राब्ता किया था कि वो एक लाइट कॉमेडी ड्रामा दिखवाना चाहते हैं, और वो पाकिस्तानी, सॉरी, एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इंडिया में जितने हम्म। भी हम ड्रामास बनाते हैं तो उनमें जो मुसलमान घराने दिखाए जाते हैं तो वो सभी टोपी पहन के कभी और नमाज पढ़ते हुए कुछ इस तरह की चीजें ही दिखा रहे होते हैं, तो हमें एक बिल्कुल फैमिली ड्रामा चाहिए। तो उन्होंने हम्म। मुझसे एक लाइन डिस्कस की, तो मैं उनके लाइन जो उन्होंने मुझसे डिस्कस की है वो इतने प्रॉपर वे में की है, जिस तरह से मुझे मेल करने के बाद जो उन्होंने मामला आगे बढ़ाए, तो वो हर मामले में प्रोफेशनल हैं। हमारे यहाँ इस तरह से हम्म। नहीं होता। हमारे यहाँ तो हम चार चार पांच पांच एपिसोड्स लिख लेते हैं, तो उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो प्रूव होती हैं, तो फिर राइटर के साथ जो है वो डिसाइड किया जाता है कि हमने इसके साथ काम करना है या नहीं करना। तो हम्म। वहां पे वो लोग इसीलिए आगे हैं, इसीलिए उनकी चीजें, की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे है कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, वो किसी चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनका एक्टर अगर उसमें घुस जाता है अपने किरदार के अंदर, वो ये नहीं देखता कि मैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह से लगूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बगैर मेकअप के काम किया अपनी फिल्मों में। जैसे कि मैं नाम लूंगी तो शायद अच्छा ना लगे, आलिया भट्ट थी, उनकी एक मूवी आई बेशुमार थी हैं, उड़ता पंजाब। बेशुमार हैं। अच्छा साइमा बेशुमार जी, हैं, तो हमारे यहाँ असल ये में नहीं है। असल में इशू ये भी है ना, फिर लोग कहते हैं कि शायद मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ज्यादा वो खिलाफ हो जाता हूँ खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा होकर भी। मैं बहुत सारे जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मेरा मतलब कम्युनिकेशन रहता है। मेरे उनकी जो हिट मूवीज हैं इस वक्त बॉलीवुड के, उनके स्क्रिप्टिंग मेरे पास पड़ी हुई है, उनकी बजटिंग एलोकेशन मेरे पास हम्म। पड़ी हुई है कि वो किस तरह से 40 40 50 50 दिन की बजट एलोकेशन करते हैं। वो किस तरह से अपने शूट को प्लान करते हैं और फिर उसके बाद वो शूट पर जाते हैं। हम्म। हमारे यहाँ पर होता ये है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि यहाँ पर हमारे अभी जो गैप और इश्यूज हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है। हमारा राइटर पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ पे एकेडमीज नहीं है प्रॉपर राइटर्स को बताने के लिए, सिखाने के लिए। डायरेक्टर्स
वैसे ही हैं जो सीख कर इधर उधर से आगे, इंस्टीट्यूट्स में तो डायरेक्टर पैदा नहीं हो रहे यहाँ पर। इसी तरह से एक्टर्स भी, जो यहाँ पर जो एक्टर्स हैं वो इस तरह के वो हैं कि वो सीख कर तो आते नहीं है। दो चार अगर उन्होंने कुछ काम कर लिए हैं, मेरे साथ खुद अभी पिछले दो चार कमर्शियल्स में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जिन्होंने अभी काम भी नहीं किया, वो उनको ये होता है कि हमारा चेहरा नजर क्या आ रहा है, हमारा हम फेस कैसा नजर आ रहा है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर की ज्यादा जिम्मेदारी है कि उसने किस तरह से आपको दिखाना है और किस तरह से लिखे जोहेब हुए मैं को आपको बुलवाना है। जी अच्छा, मैं जी। आपको बताऊं कि हो सकता है कि पहले दौर में इस तरह से होता हो कि राइटर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो मेरे हम्म सराउंडिंग में है, मेरी फीमेल राइटर्स जिनको मैं जानती हूँ, तो माशाल्लाह हम्म सारी मास्टर्स हैं। हम्म उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में जा जा जाके स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर लेक्चर्स दे रही हैं। हम्म मैंने खुद भी मीडिया साइंसेस में और उर्दू लिटरेचर में डबल मास्टर कर रखा है। मैं एक हम्म जो है फेडरल गवर्नमेंट के एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो मैंने जब आजकल देख रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई जो राइटर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं आ रहे। हाँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग की कमी है, क्योंकि हम्म हमारे यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाए, जहाँ पे इस किस्म की वर्कशॉप्स जो है वो की जाए। बल्कि पिछले दिनों हम टीवी ने एक वर्कशॉप करवाई थी, लास्ट ईयर की बात है, जहाँ से इंडिया से हाशवानी साहब आए थे। हम्म तो उसके मेरा 20 था, आपने पे करना था 3 डेज का। तो वो बहुत सारे लोग थे, उसकी पेमेंट की वजह से राइटर्स जो थे उस वर्कशॉप नहीं गए। तो मैंने अटेंड की है, तो वो मुझे मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो हम्म हमारे यहाँ बस बेसिक यही मसला है कि ट्रेंड लोग आ जाएंगे, आए तो वो आगे लोगों को सिखाएं, और यहाँ पे कोई सिखाने के लिए राजी नहीं होता उनको। बिल्कुल ऐसे ही, ये बिल्कुल मुझे ऐसे नहीं पता क्या मसला है, इनसिक्योर हो जाते हैं वो लोग कि शायद हमारी कोई जगह ना ले ही। ले। तो हमारे यहाँ बेचारा राइटर बहुत मेहनत करके ऊपर आता है, वो सारी चीजें खुद से सीखता है। मैंने जब पहला स्क्रिप्ट लिखा था तो मैंने उमेरा अहमद का नॉवेल था जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग में दोराहा, वो मैं लेकर आई थी, वो मैंने पढ़ा, मुझे उससे अंदाजा हुआ कि जुमला किस तरह से लिखते हैं। हम्म तो हम्म हमारे यहाँ बताने वाला कोई नहीं होता। इवन देन के हर बंदे का स्टाइल भी डिफरेंट है। जो आप हम्म। किसी राइटर का लेंगे, अगर आप 3 लोगों का ले लेंगे तो तीनों ही डिफरेंट तरीके से लिख रहे होंगे। तो ट्रेनिंग की कमी है, एजुकेशन की कमी नहीं है, सीखना चाहते हैं नहीं, लोग। मैं, मेरा मेरे जो पास बहुत मकसद लोग था, आते हैं। जो जो हम्म, अलमिया है ना हमारी इंडस्ट्री में, जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाह रहा था, शायद आप वो मतलब आपने सही तरह से उसको वो समझा नहीं। एक्चुअल में इशू क्या है कि पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्री है, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। वो किसी ना किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। देखें, पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में वॉर के ऊपर अब ड्रामास बनने शुरू हो गए, हिस्ट्री के ऊपर ड्रामा बनने शुरू हो गए। हम जी अभी जो है जी ना वो बिल्कुल। दो चार करेक्टर से निकल नहीं सके। एक राइटर जितनी मर्जी चाहे पढ़ी लिखी हो या पढ़ा लिखा हो, अगर उसने हिस्ट्री के ऊपर लिखना है तो उसको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। अगर उसने वॉर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखना है तो उसको वॉर एंड टेक्नोलॉजी के सारा रमूज भी पता होने चाहिए। मैं वो कर रहा हूँ कि हमारे राइटर्स जो है ना, ड्रामा राइटर्स तो चले अब बहुत पढ़े लिखे आ गए हैं, लेकिन अगर फिल्म की बात करें तो हम इस मैदान में अभी काफी पीछे हैं। मतलब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया ने इतनी फिल्में बनाई हैं, हम आज तक क्यों नहीं बना सके? या हमने आज तक, हमारा ड्रामा जो है वो फैमिली से बाहर नहीं निकला। एक्चुअली मसला ये है जोएब कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू होता है वो बजट का इशू होता है। हम्म जब आप प्रोडक्शन में, जब एक डायरेक्टर आता है उसके पास एक लिमिटेड सा पैसा होता है जिसमें उसने आपको एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके देनी होती है। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि जो रेटिंग है ना, उसने बहुत सारे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को एक दायरे के अंदर महदूद रहने पे मजबूर कर दिया है। हमारा हम्म व्यूवर जो है वो देखना चाहता है वो वाला ड्रामा जिसमें जो कि बहुत लाउड हो, जो कि बहुत आउटस्पोकन, जिसमें कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, लाउड कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। वो और जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो चैनल्स हैं, वो चीज बनाते हैं, वो वही चीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनका व्यूवर देखना चाह रहा है। हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बता दूं कि लोग मेहनती हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला हम आगे जाएंगे, आगे भी चीजें जो है वो होंगी। बस कुछ काफी सारे ज्यादा मसाइल हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है अभी अपने हम्म पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी। फिल्म इंडस्ट्री देखें आप, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो हमारे यहाँ मूवीज बन चुकी हैं वो इतने बड़ी पैथेटिक सी हैं, उनको देखने को दिल नहीं करता। तो भी सारे बहुत सारी इश्यूज होते हैं, इतने एलिमेंट्स होते हैं। राइटर्स का सारा ये कि हमें महदूद कर दिया गया है कि हमने घर से बाहर नहीं निकलना, हमारे सीन्स ड्राइंग हम्म रूम्स के अंदर हों। हम्म अभी मैंने एक
चैनल एक प्रोजेक्ट किया है। उसमें तो खैर अब तो हालात कुछ इस तरह के थे कि कोरोना की वजह से, तो उन्होंने कहा कि अपने सारे सीन्स जो हैं वो अंदर के ही रखने हैं। लेकिन हम्म। आम हालात में भी हमारे साथ यही होता है कि हमारा ड्रामा ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलता। हम हम्म। जब चीजें जो है थोड़ी सी हट के करते हैं तो लोग उसको कबूल नहीं करते। अब आप देखें, आमना मुफ्ती का ड्रामा आया था उल्लू बराए में, बहुत जी। खूबसूरत तहरीर थी। इसी तरीके से कोई ऐसी चीजें जो कि हमने थोड़ी सी हट के करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने उसको वो पजीराई नहीं दी जो कि एक आम ड्रामे को दी जाती है, जिसमें गाली गलौच हो रही होती है, जिसमें आम कहानी होती है, जिसमें घर घर की कहानी होती है। तो जब ड्रामा बनाने वाले लोग होते हैं उनके पीछे ये सारी चीजें चल रही होती हैं, ये सारी रिसर्च होती है। उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं कि हमने ड्रामा किस टॉपिक पे बनाना है जो हमारा व्यूवर जो है वो देखना चाहता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साइमा अकरम चौधरी साहबा। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप इतने दिन से पूछ रहे थे या जानना चाह रहे थे, वो सवालों के जवाब या जो पिछली मैं वीडियो पे क्वेश्चंस। जी। मैं जी। जी। सॉरी, मैं आपके रेफरेंस से जो नए आने वाले लोग हैं उनको कुछ थोड़ी सी चीजें जो है कहना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आने लगा था। मैं उसी को कंक्लूड करने लगा हम्म। था, तो उसी में आपका भी वो जवाब शामिल हो जाएगा कि हम इससे पहले भी जी जो जी, आप वीडियो पूछिए। अपलोड हुई थी, इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाई थी, उस पे बेशुमार लोगों ने हमसे स्क्रिप्ट सैंपल्स मांगे थे और मैंने प्रोवाइड भी किए हैं। जिस जिसने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया था, मैं उस पर देता भी रहा हूँ। और साइमा जी से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो कोई वन लाइनर का एक फॉर्मेट और एक स्क्रिप्ट का, ताकि जो नए लिखने वाले हैं उन तक पहुंचे। मैं साइमा जी अब आपसे पूछूंगा ये जाते जाते, कि वो एक तो आपने पैगाम तो आखिर में देना ही देना है नए लिखने वालों को। नए लिखने वालों को इस मैदान में आना चाहिए, आगे स्कोप कितना है, ये मैं जानना चाहूंगा अब आपसे, क्योंकि बेशुमार हैं जो आना चाहते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत सोहेब, स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत स्कोप है, हम्म। बहुत चैनल्स हैं जहाँ पे दिन रात जो है ड्रामास चल रहे हैं। 7 बजे की स्लॉट हम्म। है, 7:30 बजे की है, 8 बजे की है, 9 बजे की है। और बाद चैनल्स जो है वो 10 बजे भी ड्रामा जो है वो चला रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप ड्रामा देखें। हमारे यहाँ जो हम्म। राइटर्स मेरे साथ राब्ता करते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप आजकल कौन चैनल पे कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो कि ये मैं थोड़ा सा उनका अंदाजा करना चाह रही होती हूँ कि ये किस टाइप की चीजें जो है इनको पसंद आ रही हैं। तो वो हम्म। आगे से मुझे जवाब मिलता है कि वो ड्रामा नहीं देखते, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं लिख बहुत अच्छा सकती हूँ। तो जब हम्म। आप जो है जिस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप कदम रखना चाहते हैं, जब आप उसको देख नहीं रहे, जब आप उसकी चीजों को नहीं जानते, तो आप किस तरह से लिखेंगे। और बास राइटर्स मेरे पास आते हैं कि वो आके ये कहते हैं कि जो फलां ने ये ड्रामा लिखा था, इससे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ। फलां जो है उसके ड्रामे हम्म। में हर किरदार जो है वो दरवाजे के पीछे खड़ा होकर क्यों सुन रहा है ना, बात बात को दूसरों तक हम्म। पहुंचाने के और भी तरीके हैं। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ, हम्म। आप मुझे बताएं ना कि कोई और तरीका क्या है, कि अगर घर में कोई बात हो रही है, दूसरे बंदे तक पहुंचानी है, तो वो किस तरह से पहुंची जाएगी। तो फिर उनके पास हम्म। सोच उससे कोई एक एक चीज भी नहीं होती, एक सिचुएशन बिल्कुल। या एक सीन भी नहीं होता बताने के लिए। तो बातें करना हम्म। जो है वो बहुत आसान होती हैं। जब आप इसमें निकलते हैं बाहर, तो आपको पता चलता है कि हाँ, जो है किस तरह से हमने काम करना है। देखिए, जब आपको डिग्री लेने के लिए निकलते हैं तो फिर आप वो वाली उस फील्ड में पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ के फिर आते हैं, फिर आप एक एग्जाम देते हैं, फिर आके आपको डिग्री मिलती है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी आसान नहीं है। उसके लिए बेहतर ये है कि पहले आप प्रॉपर जो है ड्रामास देखें, देखें उनकी जो स्टोरीज होती हैं, उनकी नीटिंग कैसे होती है, सीन को दूसरे सीन हम्म। के साथ कनेक्ट किस तरह से किया जाता है, और जो है कहानी में कहाँ पे आके जो है वो बैंग डाला जाता है, फ्रीज किस तरह से किए जाते हैं किसी स्टोरी के अंदर। हम्म। इन सारी चीजों को आप उस वक्त समझेंगे जब आप ड्रामा देखेंगे। आप ड्रामा देखेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि हाँ, देखिए, हर कहानी के अंदर से हमें एक कहानी मिलती है लिखने के लिए। बिल्कुल। जब एक राइटर बिल्कुल। लिख रहा होता है तो वो कुछ चीजें छोड़ जाता है, तो उन उन पॉइंट्स को उठा के हम एक नई कहानी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो नए लिखने वाले लोग जो हैं वो खुदारा पहले ड्रामा देखें। ड्रामा देखने के बाद पढ़ें भी, लाजमी जो है कुछ अच्छी चीजें पढ़ के आए। बास लोगों को ही उर्दू जो है मैंने देखी है कि वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होती, वो एक जुमला प्रॉपर वे हम्म। में नहीं लिख सकते, उसको करें। और ये कंपैरिजन मत करेंगे मैं फलां से ज्यादा अच्छा लिख सकता हूँ, मैं फलां के साथ जो है ये क्या बकवास चीज लिखती है। यानी कि एक राइटर ने जो सारी चीज लिखी होती है, उतनी मेहनत, उसके ऊपर आप एक छोटा सा जुमला बोल के सारी इसके की किराए पे पानी फेर देते हैं। तो ये इस फील्ड में भी आपको शुरू में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जिस तरह से आप किसी भी फील्ड में कदम जमाने के लिए जाते हैं।
मैं अगर आपको बिल्कुल। अपना बताऊं तो मैंने जो मोहब्बत अब नहीं होगी, मेरा जो पहला ड्रामा था, उसकी मैंने 14 जी। एपिसोड सिर्फ लिखे। वो अप्रूव्ड हो गई थी। उसके बाद जब मैंने उनके डायरेक्टर शेख के साथ मैं मीटिंग के लिए आई, तो मीटिंग के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो मैंने बहुत ही उसके अंदर चीजें जो है वो अच्छे तरीके से उसको मैं नहीं कर सकी, क्योंकि वो मेरा पहला सीरियल था। मैं वापस गई हूँ, मैंने हम्म। जाके वो 14 एपिसोड दोबारा से रीराइट की। और आपको और हम्म। एक मजे की बात बताऊं कि सुनो चंदा सीजन 1 का जो है, उसकी पहली 5 एपिसोड मैंने 5 5 दफा लिखी है। हम्म। हालांकि मेरे बैग पे पीछे बहुत काम था। मैं 6 7 सीरियल्स लिख चुकी थी जब मैंने सुनो चंदा को लिखना स्टार्ट किया। उसके बावजूद भी मैंने जहाँ कहीं पे भी मुझे लगता है कि जब मुझे पढ़ के मजा नहीं आ रहा, तो देखने वाले को देख के क्या मजा आएगा। बिल्कुल आप सबसे बड़े बिल्कुल। अपने जो है अपने ऊपर आप सबसे बड़े तनकीदनिगार आप खुद हैं। आप खुद क्रिटिसाइज किया करें अपनी चीजों को। तो इस फील्ड में काम बहुत है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पैशन रख के आप आए, सब्र से काम लें। ये मत करें कि आज वन लाइनर भेज दिया है तो कल आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। आज एपिसोड भेज दिया है तो आप फौरन जो है मैसेजेस कर करके कंटेंट हेड्स को का जीना हराम कर दें कि हमें फौरन जवाब दें। तो इस तरह से नहीं होता। थोड़ा सा सब्र से काम लें तो अल्लाह पाक आपके रास्ते खोल देगा। मैं आज से 6 साल पहले जो साइमा अकरम ने जो स्क्रिप्ट लिखा था, वो जिस स्टेज पे थी, वो आज 6 साल के बाद वैसा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया है। तो हर बंदा जो मेहनत करेगा तो वो उसका फल जो है वो पालेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की साइमा अकरम आपने कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिखने वालों को पहले देखना सीखना चाहिए। आप लिखना तभी सीखेंगे जब अच्छा देखना सीखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अपने पहले कैटेगरी डिफाइन कर लें। अगर आप लिखना चाहते हैं, सुनो चंदा जैसा कुछ लिखना चाहते हैं, तो पहले सुनो चंदा को कम से कम 10 दफा देखें आप। उसके दोनों सीजन्स को बार बार देखें। किसी और टॉपिक पे लिखना चाहते हैं तो उस तरह के ड्रामे को आप देखें, ताकि आप पहले देखकर अंदाजा कर सकें कि किस तरह से सीन को डिफाइन किया, जिस तरह से साइमा अकरम चौधरी ने बताया। किस तरह से सीन की लेंथ कितनी बनाई गई है, सीन में करेक्टर्स की किस तरह से मूवमेंट डाली गई है, कहाँ पे सीन को फ्रीज किया गया है। इससे आपको अंदाजा होगा। और तब भी ना सीख सकें तो फिर तो हम हाजिर हैं। मैं पहले भी स्क्रिप्ट सैंपल, जैसे मैंने कहा कि साइमा साहिबा से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सैंपल्स हमारे जो देखने वाले हों, या वो आप अपना ईमेल एड्रेस बता दीजिएगा या यहाँ पे मेंशन हम कर देंगे, ताकि जो आपसे गाइडलाइन लेना चाहें वो कम से कम इतनी गाइडलाइन लिया। जाहिर है कि मैं भी जानता हूँ कि इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि हर एक को बार बार आप चीजों बताएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को भी अगर आप बार बार देखेंगे ना, 2 3 दफा इस वीडियो को भी देखेंगे, तो आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा। एक राइटर जो स्ट्रगल से निकलकर अगले फेज में जाता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी लगन होती है, आपको अंदाजा हो गया होगा। जाते जाते क्या कहेंगे साइमा आप? जाते जाते बस मैं ये कहूंगी कि सितारों से आगे जहां और भी हैं लाइफ हम्म। में, आप बाहर निकलें पूरे अज़म के साथ, हौसले के साथ, सब्र के साथ। और मेरा जिंदगी में इस बात पे यकीन है कि जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हैं, जिस चीज के साथ के लिए आप खुद से नियत के साथ काम करते हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर जरूर देता है। और बस हौसला नहीं हारना। किसी भी फील्ड में फौरी तौर पे आपको लोग जो है खड़े होने की जगह नहीं देते, बैठने के लिए जगह कहाँ देंगे। तो हम्म। उसके लिए आपको जो है पूरी तैयारी के साथ आना है। मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं कुछ वीडियोस जो हैं बनाऊं, ये वन लाइनर्स के ऊपर, स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर। तो वो मैं आपको भी दूंगी कि आप अपने भी चैनल पे शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे नए लिखने वाले लोग हैं तो उनकी जी किसी जी। हम किसी तरीके से जो है थोड़ी सी उनकी रहनुमाई जो है वो कर सकें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और ये चलना भी चाहिए ये सिलसिला इसी तरह से। बहुत शुक्रिया साइमा अकरम आपका। आपने हमें बहुत अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी इसी इससे रिलेटेड किसी और मजीद जहतों को हम खंगालेंगे और आपसे मजीद कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।